So, students, today's our lecture is lecture number 1, and that's our today's lecture number 1 of पाकिस्तान अफेयर्स। मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान अफेयर्स अभी हमने स्टार्ट किया है। हमारी 9 से 9:40 जो क्लास है वो पाकिस्तान अफेयर्स की हुआ करेगी, एंड देन आफ्टर 20 मिनट्स ब्रेक 10 to 10:40 हमारी क्लास जो है जीएसए की हुआ करेगी। क्लियर? देन कम टू पॉइंट कि हमारे ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स हैं जो हमने कवर करने हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। ठीक है, एंड टुडेज आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 1। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स में होगा क्या। पाकिस्तान अफेयर्स में प्री पार्टीशन हिस्ट्री, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले क्या क्या वाकयात हुए आफ्टर 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। ठीक है, उसके बाद से लेकर 1947 जब पाकिस्तान बना, जब पार्टीशन हुई बरसगीर पाको हिंद की, उस वक्त तक के वाकयात, एंड देन 1947 टू टूडेज all constitutionals, all parliamentary affairs, all type of Pakistan affair we will cover. Okay, कि पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा है। क्लियर है? देन today's our lecture is lecture number 1, that is regarding the historic struggle for Pakistan. As the name denotes कि पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रगल होती रही, जो तारीखी स्ट्रगल पाकिस्तान के लिए होती रही, पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने से पहले जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह लें, पॉलिटिकल एफर्ट्स कह लें, वैसे ह्यूमन एफर्ट्स कह लें, ह्यूमन लेबर कह लें, जो जो भी वाकयात हुए और जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेनली वाकयात हुए, हम उन सबको पढ़ेंगे। कौन कौन सी स्ट्रगल्स हुई, कैसे कैसे। दैट इज 1857 टू 1947, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एडी। एडी का मतलब आपको पता है आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको आप कहते हैं जंग आजादी 1857 में लड़ी गई। किनके खिलाफ लड़ी गई? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी गई। क्यों लड़ी गई? उसकी रीजन ये थी कि बेसिकली ब्रिटिश जो हैं उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी फार्मूलेशन बरज़गीर पाको हिंद में स्टार्ट की। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बिल्टअप होते गए, फिर उन्होंने बरज़गीर पाको हिंद पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक तो बात हुई क्लियर। अब जब उनका होल्ड बढ़ता गया, जब उन्होंने मोस्ट ऑफ द जो हिंदुस्तान है, जो बरसगीर पाको हिंद है, उस पर कब्जा कर लिया, तो जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं बरसगीर पाको हिंद के, इन्होंने ये डिसीजन किया दैट वी विल फाइट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, जो ब्रिटिश ने अपना इधर एक रूलिंग कायम करने की कोशिश स्टार्ट की हुई है, हम उनके खिलाफ एक जंग आज़ादी लड़ेंगे। दैट इज मेनली द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुआ क्या कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को बुरी तरह नाकामी हुई, और सारा होल्ड किसके पास चला गया? बरतानिया के पास चला गया, ब्रिटिश के पास चला गया। ठीक है, और यहाँ पे कॉलोनियल इरा स्टार्ट हो गया। कॉलोनियल इरा वो इरा होता है कि जब कोई बाहर से कोई कौम किसी दूसरी कौम पे मुसल्लत हो जाती है जबरदस्ती अपने हथियारों की जोर पे, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनियल इरा। ओके, अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? द एपिसोड ऑफ रेनेजेंस ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स वर इनिशिएटेड बाय द फेलियर ऑफ देयर नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 एडी। 1857 में जब पाकिस्तान कह रहा हूँ, मुसलमानों की जो एफर्ट्स हैं वो उनमें फेलियर आया, उनमें नाकामी हुई, वो आज़ादी हासिल ना कर सके। तो क्या हुआ कि बेसिकली उसके बाद ही रेवोल्यूशन, रिवाइवल ऑफ इंडियन मुस्लिम स्टार्ट हुआ कि हम बहुत लैग कर रहे थे पीछे, हम बहुत पीछे हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द अदर हम बहुत पीछे हैं। मुसलमानों को तब एहसास हुआ। पहले तो इनके पास हुकूमतें थी, हजारों साल से हुक्मरान थे, इन्होंने कभी कोई टेक्निकल एफर्ट करने का सोचा तक नहीं था। लेकिन जब इनको जंग आज़ादी में नाकामी हुई तो इन्होंने सोचा कि हमें भी अपने आप में रिवाइवल
लाना चाहिए। तो उसके बाद से रिवाइवल मुसलमानों में आना स्टार्ट हुआ। सर सैयद अहमद खान did a human service to discuss in a very logical and candid fashion the underlying causes and events of this movement in his famous dissertation causes of the Indian mutiny। उन्होंने एक बुक लिखी causes of the Indian mutiny कि बेसिकली जो इंडिया में एक चेंज आया है, जो बरसगीर पाको हिंद में एक चेंज आया है, उसकी काज क्या है, उसकी रीजन क्या है। ठीक है। ही पॉइंटेड आउट द ओवरऑल रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश। बेसिकली जो म्यूटिनी, बेसिकली हम कहते हैं कि जो वार हुई मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलके ब्रिटिश इंग्लिश रूल के खिलाफ लड़ी, तो बेसिकली म्यूटिनी इसको कहते हैं, जो म्यूटेशन। तो बेसिकली ये जंग आज़ादी क्यों लड़ी गई, ये इंग्लिश जो ब्रिटानिया के लोग थे उनको हम इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, तो उनकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से। ऑफिशियल पैटर्नेज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियंस जो हैं मिशनरीज, उनका पैट्रोनेज बनना स्टार्ट हो गया। पैट्रोनेज का मतलब होता है सरबराही। अनब्राइडल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैसेज बाय द हिंदू मनी लैंडर्स, हिंदू मनी लैंडर्स जो थे वो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, लोगों को मार के धमका के। ठीक है। बेसिकली मनी लैंडर्स क्या होते हैं, मनी लैंडर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो लोग अपनी रकम सूद पर देते, ठीक है, तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गई लोगों पे। रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। एंड डेवस्टेशन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री, कि लोकल जो हमारी रवायात थी, लोकल जो हमारी इंडस्ट्री थी, उसकी भी डेवस्टेशन हो गई। वो भी जो है वो तरक्की करने की बजाय वो तनजली की तरफ चल पड़ी। वर सम ऑफ द काजेज विच वर फोकस्ड पर सर सैयद, सर सैयद ने ये चीज़ें जो हैं वो फोकस की, तो ये बेसिकली काजेज थी जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के किसके खिलाफ जंग लड़ी, जंग आज़ादी लड़ी, इंग्लिश के खिलाफ। सो Hindus had participated in 1857 struggle alongside the Muslims। अब इधर से थोड़ा सा चेंज आता है। हालांकि हिंदूज ने 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों का साथ दिया था, लेकिन जब उनको पता चला कि ये जंग इंग्लिश जीत गए हैं, अंग्रेज जीत गए हैं, बरतानिया वाले जीत गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ उस तरफ कर लिए, उन्होंने उनके साथ दोस्ती कर ली। ठीक है। वो बेसिकली कॉन्स्पायरेंट्स साबित हुए, thus bringing down the wrath of entirely on the Muslims। इस वजह से जो जितना भी गुस्सा था इस जंग का वो मुसलमानों पे आ गया। The rulers took stern action against the Muslims। जितने जो रूलर्स थे, ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन मुसलमानों के खिलाफ लेना शुरू कर दिया। ठीक है। Then is the properties of the innumerable Muslims were confiscated and harsh treatment were meted out to them। बेसिकली जितने भी मुसलमान थे, जो बेसिकली जिनके पास काफी जमीनें थी, ठीक है, जिनके पास काफी प्रॉपर्टीज थी, उनकी प्रॉपर्टीज हथिया ली गई। जो बेसिकली इस मूवमेंट में सरकर्दा थे उनकी प्रॉपर्टीज हथिया ली गई। द डोर्स ऑफ आर्मी एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस वर स्लैम्ड इन देयर फेस। They were expelled from all the important government posts and Hindus were favored on their expense। जितने भी इंपॉर्टेंट सरकारी जितने भी ओहदे थे उनसे मुसलमानों को हटा दिया गया और उनकी जगह पे हिंदूज को फेवर किया गया, हिंदूज को मतलब लगाया गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि 1857 की जंग आज़ादी लड़ी किसने, हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलके, लेकिन उसके नताइज किसको भुगतना पड़े, मुसलमानों को अपनी प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट करवाना पड़ी फर्स्ट, देन गवर्नमेंट सर्विसेज से हाथ धोना पड़ा सेकंड, बाकी रूलर्स जो हैं उनको उन्होंने जेलों में डाल दिया, जितने सरकर्दा लोग थे सबको जेलों में डाल दिया। तो दैट वर द रिजल्ट्स ऑफ दैट 1857 इंडिपेंडेंस वॉर। अब उसके बाद सर सैयद अहमद खान की अचीवमेंट्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या एज अ पॉलिटिकल लीडर क्या अचीवमेंट्स की। Sir Syed Ahmed Khan, a renowned political leader of the 19th century, adopted various measures to keep Muslim morale high and their hopes kindled। तो मुसलमानों के मोराल को हाई रखने के लिए, उनकी होप्स, उनकी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए सर सैयद अहमद खान जो हैं उन्होंने काफ़ी काम किए, काफ़ी ऐसे काम किए। His endeavors were to ensure the political rehabilitation of the Muslims।
मुसलमानों की पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन, मतलब मुसलमानों को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया कि वो पॉलिटिकल जो है अपनी सरगर्मियां स्टार्ट कर दें। along with their renaissance and social, economic and educational progress and advancement। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनकी माशरती तौर पे, माशी तौर पे और तालीमी तौर पे इनकी एडवांसमेंट जो है, इनकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी कि ये प्रोग्रेस करें किस तरीके से, ऑन फ्रॉम द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस। ठीक है, तो बेसिकली 3 चीज़ों से इन्होंने कहा कि इनका सही होना मस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, he tried to establish through many pamphlets के जरिए उन्होंने establish किया that Muslims could live peacefully under the English rule if their religious, social and economic matters were not interfered with। इन्होंने एक बड़ा दानिशवरी से एक फैसला किया कि अगर वो मुसलमान जो है ये पीसफुली रह लेंगे अंडर इंग्लिश रूल, अगर उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि इनके मजहबी, माशरती और माशी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं की जाती, मुदाखलत नहीं की जाती। तो इन्होंने कहा कि हम इंग्लिश रूल के अंडर रह लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारी शराइत ये हैं कि हमारे मजहबी, माशरती और माशी मामलात में आपने इंटरफेरेंस नहीं करना। आफ्टर दैट ही फोकस्ड ऑल हिज अटेंशन ऑन द एजुकेशन फॉर द मुस्लिम्स। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तालीम भी हासिल करनी चाहिए, सिर्फ मजहबी नहीं, इंग्लिश एजुकेशन भी हासिल करनी चाहिए। सर सैयद वो पहले मुसलमान हैं बरसगीर के जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन हासिल भी की और लोगों को इस पे आमादा भी किया, जिन्होंने इंग्लिश सूट्स भी पहने, ठीक है, और सारे जो इंग्लिश बेसिकली ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो किया। He started an educational movement in Aligarh after launching various educational institutions। इन्होंने एक एजुकेशनल मूवमेंट अलीगढ़ में स्टार्ट की और उसके बाद इन्होंने काफी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं उनको कायम किया, ठीक है। Then his aim was to equip Muslims with the modern education to enable them to occupy a reasonable share of government jobs in comparison to the Hindus। अब इनकी ये दानिशवरी थी कि इन्होंने मुसलमानों को आमादा किया कि ये भी इंग्लिश एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि हिंदूज ये हासिल कर रहे थे, मुसलमान एक चीज पे अटके हुए थे, वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन तक ही महदूद थे, उस तक ही लिमिटेड थे। लेकिन उन्होंने आमादा किया मुसलमानों को दैट यू शुड लर्न द इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन, ताकि आप कल को अपनी जॉब सिक्योर कर सको, अपना पार्ट ले सको, आप अपने लिए कोई मूवमेंट चला सको, ठीक है। क्योंकि अब ये तो एक हकीकत, इंग्लिश रूल तो एक हकीकत बन चुका था ना, इंग्लिश रूल जो था उस वक्त एक हकीकत बन चुका था जब सारे बरसगीर में एक इंग्लिश रूल कायम हो चुका था, तो फिर उनके अंडर रहने के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस को फेसअप करना जरूरी था। His greatest achievement was to establish a school and then convert it into अलीगढ़ कॉलेज। पहले उन्होंने एक अलीगढ़ में स्कूल कायम किया, फिर इसको इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज में कन्वर्ट किया इन 1877 AD। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है that he converted the school into college in 1877 AD। Highly qualified teachers as well as an English principal, English teachers were appointed to eliminate the mutual hatred among Muslims and the English। बेसिकली इंग्लिश प्रिंसिपल रखा गया उस स्कूल का, इंग्लिश टीचर्स अपॉइंट किए गए ताकि जो मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान नफरत है उसको कम किया जा सके, इनमें हमांगी को कायम किया जा सके, ठीक है। देन एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स। एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स क्या है? बेसिकली एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स कौन चलाता था? हिंदूज चलाते थे, ठीक है। और एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स जो हैं बेसिकली हिंदूज ये चाहते थे कि कभी भी अब रूल जो है आफ्टर कॉलोनियल इरा, कभी भी रूल मुसलमानों के पास ना जाए, और वो हिंदूज जो हैं वो फेवरेबल रहें फॉर द इंग्लिश, इंग्लिश जो हैं उनके फेवरेबल रिमार्क्स रहें फॉर द हिंदूज, और मुसलमानों को वो करीब ना आने थे। बेसिकली हिंदूज का मोटिव ये था। एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स क्या हैं? द इंग्लिश वर नॉट ओनली प्लीज्ड with Hindus but thought it expedient to get their cooperation on better footing as they were in majority। क्योंकि आपको पता है कि हिंदूज बेसिकली मेजॉरिटी में थे, ठीक है, हिंदूज क्या थे? मेजॉरिटी में थे, और इस वजह से उन्होंने कहा कि मुस्लिम को जो है थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स को क्या कर देते हैं? साइडलाइन कर देते हैं, और हिंदूज जो हैं उनको
थोड़ा अपने साथ अडेप्ट कर लेते हैं ताकि ये हेल्प आउट करेंगे हमें। The Hindus started demanding the establishment of English-type political institutions in the view of their preponderant majority, and on the other hand, started movement for the revival of ancient Hindu civilization with the aim of establishing Ram Raj in India. अब जो बेसिकली हिंदूज क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो हमारा पहले एक इरा चलता था जिधर हिंदूज की मेजॉरिटी जैसे है, तो राम राज वाला एक सिलसिला जो पहले हमारी एक ट्रेडिशन चलती थी वो बरकरार हो जाए। हम मुसलमानों को साइडलाइन कर देते हैं और इंग्लिश के साथ, अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो भी अडेप्ट कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट अमंग दीज वर आर्य समाज, ये भी हिंदूज की एक मूवमेंट है। ठीक है, आपको इन दोनों का पता होना चाहिए, एक रामराज और एक आर्य समाज, ये दोनों हिंदूज की मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ये हिंदूज की सिविलाइजेशन की मूवमेंट्स हैं। देन इज द it started working on the theme of expelling the Muslim from India. Basically, इनका एम ये था कि मुसलमानों को बरसगीर से निकाला जाए, बिकॉज ये बाद में आए हैं, मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, ठीक है, और ये बाहर से आए, तो इसलिए इनको निकाला जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस द हिंदूज लॉन्च्ड एन एंटी उर्दू कैंपेन। इसके अलावा हिंदूज ने एंटी उर्दू कैंपेन स्टार्ट की, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी जो कौमी जबान हो वो हिंदी हो, उर्दू ना हो, इसलिए उन्होंने एंटी उर्दू कैंपेन स्टार्ट कर दी। एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन टू कम्युनिटीज डेवलप्ड ड्यू टू डिमांड ऑफ रिप्लेसिंग उर्दू बाय द हिंदी लैंग्वेज। जो मैंने आपको बताया कि वो चाहते थे हिंदी लैंग्वेज, कि उर्दू को रिप्लेस किया जाए बाय हिंदी। पहले मुसलमानों का रूल रहा तो इन्होंने उर्दू रखी, ठीक है, लेकिन जब कॉलोनियल एरा आया तो ब्रिटिश के साथ उन्होंने अटैचमेंट अपनी क्लोज की हिंदूज ने, तो फिर उनकी ये डिमांड थी कि अब हिंदी लैंग्वेज जो है उसको एज ऑफिशियल लैंग्वेज अडेप्ट किया जाए। तो इस वजह से एक लड़ाई, एक जंग का माहौल हिंदूज और मुसलमानों के दरमियान स्टार्ट हो गया। कॉन्फ्रंटेशन होता है लड़ाई। बेसिकली अब हिंदी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट कौन सा है? देवनागरी स्क्रिप्ट। और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफिस में, कोर्ट्स में, सब में जो है हिंदी लैंग्वेज जो है वो अडेप्ट की जाए। ठीक है, then all this resulted in anxiety among the Muslims to safeguard their culture and the way of life, whereas the educated Hindus started organizing themselves politically. उसके बाद हिंदूज ने क्या किया? बेसिकली उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली भी ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देयर इज द अंडर द सर्कमस्टेंसेस अ पॉलिटिकल पार्टी बाय द नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको लॉन्च किया गया इन 1885। किसने लॉन्च किया? हिंदूज ने लॉन्च किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ लॉर्ड ड्यूफरेन, द गवर्नर जनरल एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग ब्रिटिश टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया। अब आपको पता है कि पहले क्या था, वहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स नहीं थी। पहले जब बरसगीर में कोई पॉलिटिकल इरा नहीं था, ठीक है, एक खानदान का बेसिकली हुकूमतें चलती थी, कोई पॉलिटिकल या डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, लेकिन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एज अ पॉलिटिकल पार्टी जब सामने आई, तो उसके बाद एक ब्रिटिश टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या होती हैं? ये कानून साज असेंबलीज। जिस तरह हमारे पास नेशनल असेंबली है, सेनेट है, पार्लियामेंट हमारा एक इदारा है जिसके अंडर दोनों आते हैं, एक आती है नेशनल असेंबली, दूसरा आता है सेनेट। तो दोनों हमारे एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए कानून साजी करते हैं। तो बेसिक सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन या बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम कब आया? 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी किसने मुतारिफ करवाई? हिंदूज ने मुतारिफ करवाई। ठीक है, the members should be elected while only the educated or owners of the party shall have the right to vote. अब इसमें उन्होंने क्या कंडीशंस रखी कि मेंबर्स इलेक्ट होंगे, लेकिन जो शख्स एजुकेटेड होगा या जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ वोट कर सकेगा, बाकी कोई भी वोट नहीं कास्ट कर सकेगा। The Muslims were lagging behind the Hindus in English education and had been rendered quite destitute as a result of the 1857 uprising. अब हिंदूज जो थे उनके पास इंग्लिश एजुकेशन काफी थी, काफियों के पास थी, लेकिन मुसलमान इस हवाले से लैग कर रहे थे।
पीछे थे, ठीक है। Hence these suggestions about the voting rights were utterly against their interest. इस वजह से अब एजुकेशन होना और प्रॉपर्टी ओनर होना दोनों चीजें जो हैं मुसलमानों के लिए नासाज थी, बिकॉज एजुकेशन तो मुसलमानों के पास कम थी, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी मोस्टली हथिया ली गई थी मुसलमानों के से, ठीक है। जो इंग्लिश रूल था उन्होंने हथिया ली थी काफी प्रॉपर्टी, तो इस वजह से ये दोनों चीजें मुसलमानों के अगेंस्ट थी। Sir Syed Ahmad Khan advised the Muslim to keep aloof from Congress to counteract this situation. सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एडवाइस की कि वो कांग्रेस से दूर रहें, बिकॉज ही वाज ऑफ द व्यू दैट कांग्रेस जो है मुसलमानों के मफाद में नहीं है। कांग्रेस क्या है, मुसलमानों के मफाद में नहीं है, बिकॉज इन्होंने जो दोनों शराइत रखी हैं वोट की, वो दोनों ही मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। देन इज द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट। अब 1892 लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, एक इंडिया का एक्ट बना जिसको हम आइन कहते हैं 1892। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियंस जो थे वो बेसिकली वर अलाउड टू बी इंडक्टेड थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ऑफ इलेक्टोरेट। तो बेसिकली जो इंडियंस इलेक्ट हुए थे उनको लोकल गवर्नमेंट से, यूनिवर्सिटी से एक लिमिटेड नंबर लिया गया था। इट रिजल्टेड इन मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स टू those legislative councils being Hindus. Even if a Muslim did get elected, he had to cut a sorry figure. बेसिकली था क्या, अब मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बताता हूँ कि बेसिकली मुसलमानों की जिधर भी कोई बात आती थी, अगर मुसलमान कोई रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सामने भी आता था, अगर कोई मुसलमान इलेक्ट भी हुआ था, तो उसको जो भी है एफर्ट्स करनी पड़ती थी, लेकिन उस एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं होती थी, उसकी एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं होती थी कोई भी काम करवाने के लिए। इस वजह से मुसलमानों ने ये कहा कि हम भी एक मेजॉरिटी में हैं, हम भी हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी मेजॉरिटी हैं, तो हमारे पास भी ये हक है कि हम क्या करें, एक सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करें। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि मुसलमानों की अलग से सीट्स हों, उस पे मुसलमान ही रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे खड़े हों उस इलेक्शन में, और मुसलमान ही उनको इलेक्ट करें। मतलब जो मुस्लिम पीपल होंगे वही इलेक्ट करेंगे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स अपने। ये नहीं होगा कि मुसलमानों का ही रिप्रेजेंटेटिव हिंदू बने। हम अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को डिमांड किया। देन कम्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन की प्रोविंसेस की, मतलब अलग-अलग किए प्रोविंसेस को इन 1905-80। ये आपको पता होना चाहिए। आसाम वाज अमेलगमेटेड विद ईस्ट बंगाल, आसाम को मिला दिया गया ईस्ट बंगाल के साथ विद अ सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसको कहा कि आप अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी, मतलब कानून साज असेंबली भी बना लो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी अपना अलग बना लो। तो उसके बाद क्या हुआ, 1906 में एक मुस्लिम्स का डेपुटेशन वायसराय, उस वक्त के जो वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो, शिमला के मकाम पे ये मिले उनसे, और उनसे एक ही अपने राइट की डिमांड की कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। मैंने आपको सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बताया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली है क्या, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करने के एल हों, ठीक है। तो बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट की जो एक डिमांड थी वो मुसलमानों की तरफ से सामने आई। देन कम्स द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर मुसलमानों ने सोचा कि हमें अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए हमें भी एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तो उसके बाद ये एक इमरजेंट सिचुएशन थी, ठीक है। इस वजह से जितने भी इंडिया के मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने ढाका में एक मीटिंग होल्ड की ऑन दिसंबर 30, 1906, 1906 में, कब, 30 दिसंबर को, कि हम अपनी एक पार्टी बनाएं जिसका नाम होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो मतलब कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात होगी। अब कांग्रेस जो थी, जो 1885 में बनी, वो हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव एक जमात है, तो हम अपनी एक मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इन्होंने एस्टेब्लिश की पार्टी कब की, ऑन दिसंबर 30, 1906 विद द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब इसका बेसिकली एम क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट लेना है। सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने आपको
बताया, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि मुसलमान जो हैं उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स हों, उनकी अपनी मेजॉरिटी हो। जिधर मुसलमान मेजॉरिटी में हैं वो अपना मेंबर खुद इलेक्ट करें। ये नहीं होगा कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव भी हिंदू हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान जो हैं वो अपना अलग से एक मुसलमान ही रिप्रेजेंटेटिव बनाए। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। The basic aim was to achieve the right of separate electorate for the Muslims and to safeguard the interest of Muslims. कि मुसलमानों के जितने भी मामलात हैं उनको सेफगार्ड किया जाए। It was due to their exertions that Muslims earned the right to elect a limited number of the representatives to the legislative councils through separate electorate. ठीक है। अब उसके बाद इन सारी चीजों के बाद मुसलमानों ने मतलब इतनी एफर्ट्स की, उसके बाद मुसलमानों की ये एफर्ट्स कब फ्रूटफुल हुई? इन 1909 इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट। ठीक है, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट का हक मिल गया इन 1909 इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट। देन इज द लेक्चर नंबर 2 एंड वी विल डिस्क्राइब इट इन टुमारो। तो अभी मैंने जो कुछ डिस्क्राइब किया है, आपको अगर इसकी समझ किसी पॉइंट की नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कल लेक्चर नंबर 2 डिस्क्राइब करेंगे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 था, एक कंसाइज था, ब्रीफ था, जो मैंने आपको दिया रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर्स। मैं दोबारा डिस्क्राइब कर दूं आप सबको, आप शायद काफी लेट आए हैं, मैंने एट 9 PM शार्प क्लास स्टार्ट कर दी थी। तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हमने आज पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट की है एंड डेली वी विल हैव क्लास ऑफ इट एट 9 PM एंड वी विल कवर द पाकिस्तान अफेयर पोर्शन ऑफ प्री पार्टीशन, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स एंड द पोस्ट पार्टीशन। मतलब पार्टीशन के बाद क्या क्या सरकमस्टांसेस आए, पार्टीशन के बाद वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे, और पार्टीशन से पहले क्या क्या सरकमस्टांसेस मुसलमानों को फेस करने पड़े मेनली, वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे अपने लेक्चर्स में। और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे 15 होंगे, जिसमें से आज फर्स्ट था लेक्चर। ठीक है, जिसमें से आज हमारा लेक्चर नंबर 1 था, और हमने कुछ जो हिस्ट्री है ब्रीफ सी वो डिस्क्राइब की कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, उसके बाद पहले उससे पहले कांग्रेस बनी, और किस तरह सर सैयद अहमद खान ने हमें इकट्ठा किया, किस तरह उन्होंने हमें आमादा किया कि हम इंग्लिश एजुकेशन हासिल करें। तो दैट वाज लेक्चर नंबर 1। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। हाँ जी, आज के लेक्चर के रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट इज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कब हुई? दैट इज 1857 AD। ओके, देन कम्स द सर सैयद अहमद खान का पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपनी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद क्यों रखी, और उसमें कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से टीचर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट की? अलीगढ़ से। ठीक है, देन कम्स कि उन्होंने अलीगढ़ स्कूल को अलीगढ़ कॉलेज में कब कन्वर्ट किया? दैट इज 1877 AD। ओके, एंड देन कम्स द रामराज एंड आर्या समाज। ये हिंदू सिविलाइजेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदू की सिविलाइजेशन की दो मेजर कौन कौन सी चीजें हैं, रामराज और आर्या समाज, और वो चाहते थे कि ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएं दोबारा से। देन इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में, और इंस्टिगेशन किसकी थी? लॉर्ड ड्यूफ्रेन की। और उस वक्त क्या फैसला हुआ कि हम ब्रिटिश टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मींस लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, कि मतलब पहले जो इंडिया था, जो बरज़गीर पाको हिंद था, इसमें कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। पहले एक रूलिंग सिस्टम था। ठीक है,
और जब 1857 में जंग आज़ादी हुई उसके बाद 1885 में ये एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ और फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बनी। ये भी एक एमसीक्यू है आपके लिए और मोस्टली आ जाता है। और उसके बाद 1892 लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इसने क्या क्या शराइत रखी फॉर अ पर्सन टू वोट, एक शख्स के लिए वोट कास्ट करना कितना एक डिफिकल्ट हो गया, ये चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस को पार्टीशन कब किया, अलग अलग कब किया, 1905 एडी। और मुसलमान जो हैं कब लॉर्ड मिंटो जो उस वक्त वायसराय था उससे शिमला में मिले इन अक्टूबर 1906। उनकी डिमांड क्या थी, अपना सेपरेट इलेक्टोरेट लेना। ओके, देन कम्स द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML जिसको कहते हैं, ये कब बनी, कहाँ बनी, ढाका में बनी। और कब बनी, ऑन दिसंबर 30 1906। ओके, और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला, इन 1909 इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट। ये थे इसके बेसिक MCQs। ठीक है, तो आपने ये चीजें जो है मस्ट प्रिपेयर करनी।